जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो नया पढ़ने का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि नया हम लोग क्या पढ़ेंगे। नया तो नया कुछ नहीं है, नया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कि हम लोग पहली बार पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री। आज थोड़ा सा मैं कैपिटल में लिखूंगा। आज कुछ नया हो रहा है तो कुछ नया तो करूंगा ही। तो KMISTRY। अब इस केमिस्ट्री में आप पूछेंगे कि भैया आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको आप लोग अभी हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ रहा है नया वर्ड केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री का मीनिंग ढूंढने चाहे, इसके पीछे का साइंस ढूंढने जाए तो इसके पीछे का क्या मीनिंग आता है। तो ये मिलकर बना है दो वर्ड से, केम और स्ट्री। इसका जब हम रूट वर्ड निकालेंगे तो बनेगा केमिया। क्या बनेगा? केमिया। ठीक है, केमिया बनेगा इसका रूट वर्ड। एंड स्ट्री जो होता है, स्ट्री का मतलब ही होता है साइंस में स्टडी। ठीक है, स्टडी का मतलब, स्ट्री का मतलब होता है साइंस में स्टडी। देन ये केमिया वर्ड आ रहा है तो इसका क्या रिलेशन बन रहा है इस केमिस्ट्री से। तो ये जो केमिया वर्ड होता है ना, ये ड्राइव्ड हुआ, ये वर्ड है इजिप्ट का। ये कहाँ का वर्ड है? ये इजिप्ट का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। कौन सा सॉइल? ब्लैक सॉइल। अब वहां के लोग क्या करते थे, इस केमिया का यूज करके, मतलब इजिप्ट के लोग केमिया शब्द का प्रयोग करते थे ब्लैक सॉइल के लिए। ब्लैक सॉइल के लिए केमिया वर्ड का यूज करते थे। देन वे इस केमिया के बाद वो केमिटेटिंग नाम की एक प्रोसेस करते थे। अब केमिटेटिंग प्रोसेस होती क्या है? तो केमिटेटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जब हम, मतलब जब इजिप्ट के लोग पिछले समय में इस ब्लैक सॉइल मतलब केमिया का यूज करके पॉट, वेसल्स, खिलौने, मतलब टॉयज, वेसल्स, पॉट, ये सब बनाते थे इस केमिया मतलब ब्लैक सॉइल का यूज करके। तो इसी प्रोसेस को केमी टेकिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? केमी टेकिंग। केमी टेकिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को केमी टेकिंग बोलते थे। मतलब समझिए फिर से, ये जो केमिया वर्ड है ये ड्राइव्ड हुआ है इजिप्ट से, जो कि वहाँ के लोग पिछले समय में इसका प्रयोग करते थे ब्लैक सॉइल के जगह पे। वो लोग ब्लैक सॉइल का यूज करके टॉयज, टॉयज, पॉट्स एंड एक्सेट्रा चीजें जो बनाते थे, उसी प्रोसेस को केमिटेचिंग बोलते थे। अब बाद में जाके क्या हुआ? बाद में जाके ये हुआ कि इस केमिटेचिंग के प्रोसेस में केमिकल्स आने लगे। मतलब वह लोग ब्लैक सॉइल का यूज, ब्लैक सॉइल के साथ साथ कुछ और चीजें एक्स्ट्रा केमिकल वाला दिमाग लगाने लगे, साइंस में घुस गए। तो वही जाकर इस केमिटेचिंग के प्रोसेस में जब केमिकल्स आने लगे तो वही प्रोसेस आगे जाके केमिस्ट्री बन गया है। ठीक है, अब ये बन गया केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री के फादर कौन है? अब केमिस्ट्री के फादर कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आप जानते होंगे कि फ्रांस के रहने वाले निवासी हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दिया था। उनका नाम अपने जुबानों पे याद रखिए, एंटोनी लेवोसियर। कौन है इनके पास? फादर कौन है? एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट आता है कि केमिस्ट्री का बेसिक डिफिनीशन क्या होगा। तो बेसिक डिफिनीशन ये होगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में जिस साइंस में हम पढ़ते हैं उस साइंस को बोलते हैं केमिस्ट्री। अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि ये फादर तो पूरे वर्ल्ड के हो गए, जो कि ये है फ्रांस के, तो ये पूरे वर्ल्ड के केमिस्ट्री के फादर हो गए, लेकिन इंडिया के केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो इंडिया के केमिस्ट्री के फादर, ये क्वेश्चन है, आप पता कीजिएगा इसको, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। इसके इंडिया में केमिस्ट्री के फादर है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इन इंडिया केमिस्ट्री के फादर कौन है? इंडिया में केमिस्ट्री के फादर हैं प्रफुल्ल
चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। देन ये इतना हो गया बेसिक डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के बारे में इतना सारा बेसिक डिफिनीशन हो गया, ठीक है। अब इसके आगे आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है, तो इसको मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इसके आगे हमारे जिस केमिस्ट्री जो कि हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे आने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या आने वाला है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आपने जनरली देखा होगा कि ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के मौजूद जितने भी सारे थिंग्स है, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स है। अगर ऑब्जेक्ट को हम फिजिक्स में देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट से उसका रिलेशन बन जाता है, बट यहाँ पे रिलेशन बनेगा मैटर से, ठीक है। तो मैटर से बनेगा तो इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज मैटर। और आप ये जान लीजिए कि जितने भी इधर हमारे आसपास के जितने भी चीजें हैं वो सभी चीजें मैटर से मिलकर बनी हुई है। अब मैटर का बेसिक डिफिनीशन क्या होगा? तो मैटर का बेसिक डिफिनीशन ये होगा कि ऑब्जेक्ट्स दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड दैट हैव इट्स ओन मास, जिसकी जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसका अपना खुद का मास हो, एंड वो हमारे द्वारा मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सेंस किया जा सके, तो उन्हीं सारे ऑब्जेक्ट्स को ही हम मैटर बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड दैट हैव मास एंड इट्स आल्सो फेल्ट बाय अस विच इज नोन एज मैटर। तो मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैटर को देखिए, तो मैटर को जो ऑक्युपाई करता हो स्पेस को, ऑक्युपाई स्पेस, एंड उसका खुद का अपना मास होना चाहिए, खुद का अपना मास होना चाहिए, चाहे 1 ही ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 1 किलो हो, बट उसका अपना खुद का मास होना चाहिए और उसको हमारे द्वारा फेल्ट किया जा सके। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, ये हमारा मार्कर है। तो इस मार्कर में, ये मार्कर को अगर आप वेटिंग मशीन में रखेंगे तो इसका खुद का अपना मास होगा और देन ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे आप इसको ऐसे रख दीजिए तो ये इतना स्पेस तो कवर कर ही ले रहा है, ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर ले रहा है और इसको हमारे सेंस के द्वारा फील भी किया जा सकता है। देखिए ये हमारा स्किन सेंस ऑर्गन है, देन इसके द्वारा हम इसको फील भी कर सकते हैं। देन इतना आपको क्लियर हो गया कि ये मैटर क्या होता है, ठीक है। अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? तो मैटर को क्लासिफिकेशन करने के लिए एक बार फिर से मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाएगा, मतलब बड़ा बनेगा ये जो हमारा चार्ट होगा क्लासिफिकेशन का चार्ट। तो क्लासिफाई हम करते हैं मैटर को ऑन द मतलब 3 बेसिस पे मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं। कितने बेसिस पे? 3 बेसिस पे। तो पहला बेसिस क्या बनता है कि जो हमारे इंडिया के लोग, तो आप जानते हैं कि पिछले ज़माने में एकदम दिमाग वाले होते थे, इंडिया के सामने कोई टिक नहीं पाता था, इंडिया के लोगों की सोच से लोग डरते थे। देन इंडिया के लोगों की मेंटालिटी कैसे बदलती गई वो भी हम लोग किसी वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। इंडिया के लोगों की मेंटालिटी ब्रिटिशर्स के कारण एक तरह से बदली गई, लेकिन हम यहाँ पे कुछ दूसरा डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, डिस्कस ये कर रहे थे कि इंडिया के जो पुराने ऋषि मुनि थे, इंडियन ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेट साइंटिस्ट बोल सकते हैं, इंडियंस एशियंट ग्रेट साइंटिस्ट एंड ग्रीक फिलोसफर्स। फिलोसफर्स किसको कहते हैं? जो ट्रैवलिंग करते हैं और वहाँ से कई नई चीज़ों को डेवलप करते हैं, उन्हें हम फिलोसफर्स बोलते हैं, ठीक है, फिलोसफर्स। अब एंशियंट ग्रीक नहीं, एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट एंड ग्रीक फिलोसफर्स, उनका रोल क्या है? एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स, इन्होंने मिलकर दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन्होंने बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं वो कितने तरह के चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एंशियंट इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट, एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट,
एंड ग्रीक फिलोसफर्स ये जो एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट और ग्रीक फिलोसफर्स हैं, इनका क्या रोल है? तो इन्होंने क्लासिफाई किया था कि मैटर को, कि जितने भी हमारे आसपास के चीजें हैं वो मिलकर बने हुए हैं 5 तत्वों से, जिनको एंशियंट ग्रीक ग्रंथों में मतलब आपने देखा होगा कि ग्रंथों में उनको पंच तत्व भी कहा जाता है। पंच तत्व जिससे मिलकर ये सारा संसार, ये सारा वर्ड, जिससे हम लोग भी मिलकर बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 5 चीज आखिर है क्या। तो उसमें 5 चीज में पहला क्या आता है? स्काई, दूसरा आता है वाटर, तीसरा आता है फायर, और चौथा क्या आता है? सॉयल, और क्या आता है? एयर। ये बन गए हमारे 5 चीज। ये 5 तत्व ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट एंड ग्रीक फिलोसफर्स, ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनसे मिलकर ही यहाँ के इस संसार के सारे तत्व बने हैं, जिसको स्काई मतलब आसमान, वाटर मतलब पानी, फायर मतलब आग, सॉइल मतलब मिट्टी, एयर मतलब हवा, इन 5 तत्वों से मिलकर हर एक चीज दुनिया का ऑब्जेक्ट बना हुआ है अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट एंड ग्रीक फिलोसफर्स। देन नेक्स्ट सेकंड किस बेसिस पे आता है इसका क्लासिफिकेशन? तो सेकंड आता है फिजिकल। किस बेसिस पे आता है? फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आता है। फिजिकल स्टेट पे, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट पे नेक्स्ट आता है। अब फिजिकल स्टेट के द्वारा इस मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? इस मैटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब फिजिकल स्टेट आ रहा है भैया। अब फिजिकल स्टेट में क्या होंगे? तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर वाद विवाद किया, निष्कर्ष निकाला उसका कि इस फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को भी हम 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट आर दिस थिंग्स? नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट दिस। तो देखिए यहाँ पे पहला चीज क्या बनता है? तो पहला बनता है सॉलिड, और इस चैप्टर में हम इसी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। दूसरा है लिक्विड, जिसको आपने अपने द्वारा भी ऑब्जर्व किया होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देन आपने इसके बाद जो आएगा, गैस के बाद आ रहा है हमारा प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा के बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो प्लाज्मा के बारे में सुन लीजिए कि ये जो हमारा सन है, यहाँ पे फैक्ट भी आपको बताते चल रहा हूँ कि ये जो आपका सन है, हमारा सन है, वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। अब प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर वो आखिर कैसे है भैया? तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि सन है, तो सन का डिफाइन नहीं हो पाया है कि वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। ना तो वो सॉलिड के प्रॉपर्टीज को शो करता, ना लिक्विड के, ना गैस के प्रॉपर्टीज को, बल्कि प्लाज्मा स्टेट को शो करता है, जो कि नेचुरल भी है। ये सारी चीजें मतलब नेचुरल है, ठीक है, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। एंड देन इसके बाद जो आता है, जिसको BEC भी बोलते हैं। अब BEC का फुल फॉर्म क्या होगा? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट ये है BEC। ये आर्टिफिशियल आता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये आर्टिफिशियल होता है, ये नेचुरल नहीं होता। और ये जो 4 ऊपर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, इनमें से ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके इस क्लास के लिए। देन प्लाज्मा को आप डिस्कस करेंगे बाद में। ये जो सन होता है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में मौजूद है, जिस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा शायद। तो ये सन क्या है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में मौजूद होता है। देन नेक्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि बोस इंडिया के साइंटिस्ट थे, एंड आइंस्टीन ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला था, जिसका निष्कर्ष क्या निकला? BEC स्टेट ऑफ मैटर। देन नेक्स्ट क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, ठीक है। केमिकली मतलब केमिकल के बेसिस पे मैटर के क्लासिफाई कितने बेसिस पे किया गया है,
तो ये जो केमिकल के बेसिस पे आता है, तो केमिकल के बेसिस पे इसको अभी दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। देन इसके बाद भी ये अभी क्लासिफिकेशन इसका होगा। तो वो दो बेसिस क्या है उसको जान लेते हैं। तो दो बेसिस है, पहला बेसिस है प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस, एंड दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस है, एक इम्प्योर सब्सटेंस। इन दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, केमिकल के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये अब सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस अब हमारा आता है कि ये सब्सटेंस होता क्या है। तो सब्सटेंस होता है ए काइंड ऑफ मैटर, सब्सटेंस एक काइंड ऑफ मैटर जो कि अपने प्रॉपर्टीज को, मतलब जिसको हम दूसरे काइंड्स ऑफ मैटर में ना कन्वर्ट कर सके। सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर विच वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, ये होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस का डिफिनीशन आपने लिख लेना है। देन आता है प्योर सब्सटेंस को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस से पहले इम्प्योर को जान लेते हैं। इम्प्योर में कम ही है लेकिन प्योर में ज़्यादा है। तो ये इम्प्योर में क्या आता है, तो इम्प्योर में आता है, एक आता है होमोजीनियस, इस तरह से समझते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड देन एक आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस चार्ट को कंप्लीट करना है हमें ना, तो इस चार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड देन आता है प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप होंगे। तो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स होंगे, ऐसे समझिए। प्योर सब्सटेंस के होंगे, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एक क्या होता है, कंपाउंड। अब कंपाउंड के आप कितने बेसिस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड को। तो कंपाउंड को दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको कितने बेसिस पे, टू बेसिस पे, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। इन दो बेसिस पे आप कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। देन एलिमेंट को आप कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। तो एलिमेंट को तीन भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि ये जो केमिकल के बेसिस पे, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, ये एलिमेंट को हम यहाँ पे तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या होगा, मेटल्स, मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, और तीसरा मेटोलॉइड, मेटलॉइड। ठीक है, तो ये अब चार्ट हो गया। अब इसको समझ लेते हैं। चार्ट ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको एक बार फिर से ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। तो ओवरव्यू लेंगे, मैटर, व्हाट इज मैटर। मैटर जो कि ऑक्युपाई करता हो स्पेस को, उसको हमारे द्वारा फेल्ट किया जा सके, उसकी अपनी खुद की एक मास होनी चाहिए, स्पेस कवर करे। देन आता है कि मैटर को क्लासिफाई कितने बेसिस पे किया गया। कि मैटर को क्लासिफाई करने से पहले हमें जान लेना चाहिए सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर जिनको अदर काइंड ऑफ मैटर में क्लासिफाई या अदर काइंड्स ऑफ मैटर में ना बांटा जा सके, उन्हें हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। अब इसको मैटर को क्लासिफाई कितने बेसिस पे किया गया है। मैटर को क्लासिफाई किया गया है तीन बेसिस पे, एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट एंड ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा। स्काई, वाटर, फायर, सॉइल, एयर। स्काई, वाटर, फायर, सॉइल, एयर, इन पांच तत्व से मिलकर, इनके द्वारा दिया गया इन पांच तत्व से मिलकर इस दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। स्काई, वाटर, फायर, सॉइल, एयर, यही पांच तत्व है जो मुख्य हैं। देन आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या आता है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इस मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो होता है सन का, मतलब सन, प्लाज्मा का एग्जांपल सन ले सकते हैं, सॉलिड का एग्जांपल एक मार्कर ले सकते हैं, लिक्विड का एग्जांपल वाटर ले सकते हैं, गैस का एग्जांपल एयर ले सकते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जांपल मुझे भी नहीं पता।
तो ठीक है, तो ये इतना ले सकते हैं। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट आर्टिफिशियल होता है, बाकी ये चारों नेचुरल होते हैं। देन आता है केमिकल बेसिस पे इस मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो इस केमिकल बेसिस पे प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, तो प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को कितने भागों में किया गया है, मेटल को बेसिकली हम एग्जांपल मेटल्स का क्या ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं। नॉन मेटल में ग्रेफाइट ले सकते हैं, का नाइट्रोजन ले सकते हैं एंड कार्बन ले सकते हैं। देन आता है मेटोलाइट। मेटोलाइट इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेटोलाइट। इन 3 भागों में एलिमेंट को बांटा गया। एलिमेंट किसका पार्ट है, प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस केमिकल का पार्ट है, केमिकल के मैटर को यहाँ पे क्लासिफाई किया जा रहा है। देन प्योर सब्सटेंस का एक और टाइप होता है कंपाउंड। कंपाउंड में 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन ये यहाँ पे हमारा ये जो पूरा चार्ट है ये क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे आर्टिफिशियल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, आर्टिफिशियल होता है। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अब यहाँ से इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन का वीडियो का पार्ट जो होता है वो होता है खत्म। इतने देर बाद, देर आए दुरुस्त आए, इतना सब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। देन आता है आपका अगला टॉपिक जो कि होने वाला है, क्या होने वाला है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर आपका होने वाला है। इसको जल्दी जल्दी से मिटा लेते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ये है अगला टॉपिक। तो अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या आ रहा है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारा क्या आएगा भैया, तो फिजिकल नेचर मतलब मैटर का नेचर क्या होता है। जैसे कोई भी मैटर मौजूद है तो उसका नेचर क्या होता है, वो किस तरह की प्रवृत्ति को शो करेगा। तो वो इस तरह की प्रवृत्ति को शो करेगा, किस तरह की प्रवृत्ति को शो करेगा कि जितने भी मतलब मैटर होते हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं टिनी सब्सटेंस से, टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ये पहला आ जाता है आपका कि जितने भी ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ टिनी स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर सभी मैटर जो होते हैं वो बने होते हैं। और दूसरा क्या आता है कि ये जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ये जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है। इन टिनी पार्टिकल्स के बीच में, जो कि मैटर के बीच में टिनी पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं टिनी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड देन इन्हीं को इंटरसेलुलर स्पेस भी बोलते हैं। एंड देन तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है जिनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। अब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे हम मतलब देखेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें पाया जाता है। सॉरी ये मिट गया। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के लिए आपको एक फोम लेना, फोम मतलब सोख्ता होता है, तो फोम लेना होगा। उस फोम को आपको देखना होगा कि उस फोम में आप उसको पानी में भिगो लीजिए, तो जब तक उसमें स्पेस नहीं रहेगा तब तक उसमें पानी जाएगा ही नहीं। और दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आप फोम को ऐसे करेंगे तो उसमें से मतलब वो दब जाएगा, तो उसमें से स्पेस ही तो रहेगा जो स्पेस वो कवर करेगा। समझ रहे हैं आप। तो ये इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। ये ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी स्मॉल पार्टिकल्स एंड इस स्मॉल पार्टिकल्स इन टिनी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में मौजूद होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इन्हीं टिनी स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो तीसरा आ रहा है। तीसरा क्या लगता है कि ये इन्हीं टिनी पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिनको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन का अट्रैक्शन रहता है तो इंटरमॉलिक्यूलर
अट्रैक्शन फोर्स हम भी कह सकते हैं। यहाँ पे अट्रैक्ट करने की इनके अंदर टेंडिंग होती है अट्रैक्शन की, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्हीं टिनी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है, इन तीनों मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते रहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं, चौथा क्या बनता है कि ये जो टिनी स्मॉल पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो ये पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूव। ये जो टिनी पार्टिकल्स, टिनी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ये कंटिन्यूअसली इधर से उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इतना फिजिकल नेचर हो गया कि इनके बीच में टिनी स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी पाया जाता है, एंड कंटिन्यूअसली मूव। अब अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, तो अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा आपका प्रॉपर्टी, जो आपने अभी हम क्लासिफिकेशन किए थे, ये मैटर का जो क्लासिफिकेशन किए थे, तो उसमें फिजिकल स्टेट जो था, जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे किए थे, अब हम उसको डिटेल में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड को हम डिफाइन करने से पहले ये कहेंगे आपसे कि सॉलिड को आप उसका बेसिक डिफिनीशन याद करने से पहले उसका प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। उसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका आप हजारों डिफिनीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसको हम लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉलिड के पास अपना खुद का एक डिफिनिट, अगर हम इसको इस तरह से करें कि इसको हम कंपेयर करके कराएं, तो कंपेयर करके थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो उसके लिए मुझे एक चार्ट बनाना होगा, जिसके लिए वीडियो को थोड़ी देर रोकना होगा, ताकि मैं इसको लिख लूँ, फिर आपको आराम से, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो को थोड़ी देर रोकना पड़ रहा है। चलिए, अब हमारा चार्ट जो है कंपैरिजन के बेसिस पे वो बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो कंपैरिजन के बेसिस पे इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतरीन सा, खूब बहुत बढ़िया सा आप स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे। अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, देन समझने वाले हैं कि ये इतना सारा जो चीज़ है, ये जो पोथा लिखा हुआ है, ये आखिर कहना क्या चाहता है। आखिर कहना क्या चाहते हो, तो ये कहना ये चाहता है कि ये जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो ये जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड में डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अब कैसे इसका शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट होगा, तो आपने देखा होगा कि ये जो सॉलिड है, ये हमारा मार्कर है, इसको हम इस बार डस्टर लेते हैं। ये चूंकि सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड का डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम है। इसका शेप भी उसी तरह से है, डिफिनिट है। इसको तो ना हम इसके डिफिनिट मतलब इसके शेप को तोड़ मोड़ सकते हैं, मतलब तोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसको ना हम इसके दूसरे शेप में बदल सकते हैं, नहीं ना। एंड इसके वॉल्यूम को, इसका वॉल्यूम कितने मीटर क्यूब में है, ये कितने मीटर क्यूब में है, इसका क्या हम वॉल्यूम को बदल सकते हैं। ये जितना स्पेस कवर कर रहा है उस स्पेस को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते ना। तो फिर ये हो रहा है सॉलिड में। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके पास डिफिनिट शेप होता है एंड डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। देन लिक्विड में आ जाते हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, तो लिक्विड में ना तो इसके पास डिफिनिट शेप नहीं होता है, इसके पास चूंकि डिफिनिट शेप नहीं होता है, लेकिन इसके पास वॉल्यूम जरूर सेम होता है। ये थोड़ा सा आपको लाइट वाला दिख रहा होगा, उधर दिक्कत है। तो यहाँ पे नो डिफिनिट शेप बट हैव डिफिनिट वॉल्यूम, इसका शेप तो डिफिनिट नहीं होता है। ये पानी को आप ले लीजिए लिक्विड में एग्जांपल में, तो पानी का शेप तो आपको चाहे जिधर मतलब
देखिए तो उसका शेप नहीं निर्धारित रहेगा, जिस भी शेप में आप उसको चाहे, जैसे आप उसको एक बार बाल्टी में लीजिए फिर गिलास में लीजिए, उसका शेप बदल गया, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ उसकी शेप बदलती रहती है, बट उसका जो वॉल्यूम होता है उसका वो कितने अमाउंट में है, कितने अमाउंट में वो है, वो डिफिनिट होता है। एंड गैस जो है मतलब ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना है वो होता है। देन गैस में क्या होता है, गैस में ना तो इसके पास डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम। शेप इसके पास डिफिनिट नहीं होगा, ये जो है यहाँ पे एयर मूव कर रहा है गैसियस स्टेट में मौजूद है, ना तो इसका हमें वॉल्यूम का पता है ना इसके शेप का हमें पता है कि किस शेप का है किस वॉल्यूम का है। तो ये हो गए गैसियस स्टेट, मैटर के गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी, ये हो गई मैटर के लिक्विड स्टेट की एंड मैटर के सॉलिड स्टेट की पहली प्रॉपर्टी। देन सेकंड में क्या आता है, तो सेकंड में आता है कि इनके बीच में जो स्टेट पाया जाता है, मैटर के नेचर में हमने बताया था कि मैटर के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये जो कि सॉलिड में होता है वो बहुत मिनिमम होता है। अब ये जो कि सॉलिड है तो इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा। अब कम कैसे होगा, ये देखिए कितना कम है, इसको ना तो हम ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करते तो अगर इसके बीच में स्पेस कम होता तो ये बेंड हो जाता। एंड देन उसी तरह से आता है कि ये जो लिक्विड होता है ये लिक्विड इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है, मतलब इसमें तो पाई तो जाती है, इसमें स्पेस पाई जाती है लेकिन लिक्विड से सॉलिड से कम इसमें स्पेस पाया जाता है एंड गैसियस से ज़्यादा स्पेस इसमें पाया जाता है। किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में सॉलिड से कम क्या पाया जाता है, स्पेस। लिक्विड में सॉलिड से कम स्पेस पाया जाता है बट गैसियस से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब सॉलिड गैस का आता है तो गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ओ सॉरी शायद इधर गलत हो गया, तो ये जो स्पेस इन पार्टिकल्स होता है ये सबसे कम होता है किसमें, सॉलिड में होता है स्पेस। अब ये बीच में होता है, ठीक है, तो ये सॉलिड से इसमें स्पेस ज़्यादा पाया जाएगा एंड गैस से इसमें कम पाया जाएगा। क्या, स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसियस से इसमें कम पाया जाएगा एंड देन सॉलिड में सबसे कम पाया जाएगा। एंड अब आता है हमारा गैसियस स्टेट, तो गैसियस में जो ये स्पेस होता है ये मैक्सिमम होता है। कैसे मैक्सिमम होता है, एग्जांपल देखिए, अभी कंपेयर करके एग्जांपल से बताता हूँ। तो देखिए गैसियस में ये जो हमारे आसपास मौजूद है, ये आसपास यहाँ पे कुछ अमाउंट में गैस तो है ही, तो ये जो गैस है इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए हम अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेस कम पाया जाता है। वही कंपेयर करें सॉलिड में, तो सॉलिड के बीच में मतलब बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, हमारा तो हाथ इसके आर पार हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम इसमें लिक्विड की बात करें, लिक्विड में वाटर ले लीजिए, पानी, तो उस पानी में आप कुछ तो अपना हाथ ऐसे डाल ही सकते हो, मतलब अपने हाथ को कुछ तो मूव भी कर सकते हो जितना फ्रीली आप, लेकिन जितना फ्रीली आप एयर में ऐसे ऐसे मूव कर ले रहे हो उतना फ्रीली आप वाटर में थोड़ी ना मूव कर पाओगे ऐसे ऐसे अपने हाथ को, थोड़ा सा तो रुकावट लगेगा ही, और वहीं सॉलिड में तो कर ही नहीं पाओगे भाई। अब कोई महारथी कराटे कुंफू एक्सपर्ट होगा तभी वो कराटा अपना हाथ मूव करा लेगा उसमें। अब आता है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है अट्रैक्शन फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। अब इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। अब इसको भी एग्जांपल से समझिए कि ये मार्कर है तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तभी तो ये हाईली डेंसिटी से हो पाए हैं, मतलब हाईली डेंसिटी से अरेंज हैं। क्या, ये सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, सॉलिड पार्टिकल मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो उनके बीच में जो अट्रैक्शन की मात्रा होती है इनके बीच के पार्टिकल्स की वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये देखिए, तो ये इनके पार्टिकल्स हाईली अट्रैक्ट हैं, इसीलिए ये ना तो बेंड हो रहा है। वहीं आप वाटर की कंपेयर करें तो वाटर में इंटरमीडिएट होता है गैसियस और सॉलिड से,
ठीक है। तो गैसियस और सॉलिड से वाटर में इंटरमीडिएट होता है। अब इसमें देखिए कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। इसमें भी वही एग्जांपल ले सकते हैं कि हम इसमें इनके पार्टिकल्स में ऐसे हाथ को फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा तो मतलब बेंड तो होगा, मतलब वो थोड़ा सा अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा हमारे हाथों को, इसीलिए उसमें अट्रैक्शन फोर्स की मात्रा जो होती है वो बीच की होती है। अट्रैक्शन फोर्स की मात्रा मतलब इससे सॉलिड से कम होगी और लिक्विड गैस से ज़्यादा होगी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में इंटरमीडिएट होगी। एंड देन वही बात आती है कि गैसियस में तो अट्रैक्शन की मात्रा एकदम मिनिमम होती है। देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर तो एक पार्टिकल उधर फिरता घूमता फिर रहा है। तो देखिए इसी तरह से यही एग्जांपल दोनों का सेम ही रहेगा। एंड देन आता है कि इसमें जब फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, जब टेंड्स टू फ्लो, ऐसा चीज जो फ्लो करता हो, टेंडिंग टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी, ठीक है। अब फ्लूइडिटी की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता। इस तरह का फ्लो का साइन है, इस तरह का फ्लो का साइन है, ये फ्लो नहीं करता। एंड देन लिक्विड फ्लो करता है हाई टू लो। जैसे एग्जांपल देखिए कि आप अगर इस पे पानी ऐसे गिरा दिए, अभी पानी नहीं हमारे पास, नहीं तो दिखाते हैं आपको कि पानी इस पे गिरा दिए तो ये हाई टू लो फ्लो करेगा, ये इधर हाई बन रहा है इधर लो फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो लिक्विड स्टेट होता है वो फ्लो करता है हाई टू लो। एंड गैसियस स्टेट जो होता है वो कहता है नहीं भैया, हमें तो जिधर मिलेगा हम उधर ही फ्लो करेंगे, हम सभी डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, हम सभी जगह जाएंगे। ये नारा लगाता फिरता है ये गैसियस स्टेट हमारा, ठीक है। ये फ्लो करता है ऑल डायरेक्शन में। अब आता है मोमेंट। इनके पार्टिकल्स में आपको मोमेंट बताया गया होगा कि इनके पार्टिकल्स में तरह तरह के कंटिन्यूअसली मूवमेंट होते रहते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स में कंटिन्यूअसली मूवमेंट होते रहते हैं, तो इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत कम ही होते हैं और इसमें तो इंटरमीडिएट होता है। लिक्विड भैया सबके बीच का है, इन तीनों के बीच का है लिक्विड, तो इसमें मोमेंट की जो मात्रा होती है वो इंटरमीडिएट का है, इंटरमीडिएट का साइन है, ठीक है। ना तो इसमें ज़्यादा होता है ना तो इसमें कम होता है, ठीक है। तो इसमें मोमेंट जो होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा गैस से कम इसमें लिक्विड में। एंड देन गैस में क्या आता है, गैस में जो इनके बीच के पार्टिकल्स की मैक्सिमम होती है, इनके मूवमेंट जो होता है, इनके बीच के पार्टिकल का मूवमेंट वो मैक्सिमम होता है। एंड देन आता है हमारा कंप्रेसिबल। अब कंप्रेसिबल वाला का कैसे कहेंगे, तो कंप्रेसिबल मतलब जिसको हम कंप्रेस कर सके, दबा सके, तो ये लीस्ट कंप्रेसिबल होता है। इसको बहुत ही कठिनाई से इसको हम दबा सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल हो सकते हैं, जैसे फोम ले लीजिए, तो फोम को हम ऐसे दबा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी की तो टेंडिंग उसकी क्षमता तो आती ही है, लेकिन वो लीस्ट कंप्रेसिबल होता है। हाईली जो मतलब सॉलिड अधिकतर होते हैं वो लीस्ट कंप्रेसिबल होता है, मतलब सबसे कम कंप्रेस होते हैं। वही आप लिक्विड की एग्जांपल ले लें, लिक्विड की बात, तो ये तो सॉलिड से कम ही कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे आप पानी को लीजिए तो पानी थोड़ा सा कंप्रेस तो होगा ही, लेकिन उतना नहीं कंप्रेस हो पाएगा जितना गैस कंप्रेस होता है। तो इसीलिए गैसीय जो स्टेट होता है उसमें मोस्ट कंप्रेसिबल होता है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कैसे, ये आसपास हमारे है तो इस पे हम ऐसे कर रहे हैं तो इसमें कुछ जो यहाँ पे एयर मौजूद होगा वो कंप्रेस ही तो हो रहा होगा। एंड देन आप पानी में भी ट्राई कर सकते हैं, पानी में जैसे आप करें बट आपके हाथ को वो अपोज करेगा। पानी में जब आप हाथ को डालेंगे तो पानी अपोज करेगा, मतलब हाँ उसमें कुछ मतलब इस गैसियस स्टेट से कम कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। एंड देन क्या आता है, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आखिर होता क्या है, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम पर वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितने हाईली पार्टिकल्स से वो अटैच्ड है, ठीक है। कितने ज़्यादा पार्टिकल्स उनके बीच में अट्रैक्शन जो है, इनके बीच में जो स्पेस है वो कितना कम है, इनके बीच में स्पेस कितना कम है, उसी को डेंसिटी हम बोलते हैं। मतलब डेंसिटी कैसे बोलेंगे, हाई डेंसिटी किसको बोलेंगे, हाई डेंसिटी उसको बोलेंगे जिनके बीच में, जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम हो, ठीक है, स्पेस कम हो, उसी को डेंसिटी बोलते हैं। तो सॉलिड में जो कि डेंसिटी होता है वो हाई डेंसिटी होता है।
सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। इसका मास बाय वॉल्यूम आप निकालेंगे तो इसका बाकी इन दोनों के अपेक्षा कम ही रहेगा। एंड देन लिक्विड, लिक्विड में लेस डेंसिटी होती है सॉलिड से लेस डेंसिटी, एंड लीस्ट डेंसिटी सबसे कम डेंसिटी किसमें होती है, इन गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो अब ये इतना टॉपिक हो गया, अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारा सॉलिड लिक्विड गैस, ये कोई मैटर के जो है फिजिकल स्टेट के पार्ट्स में डिवाइड किया गया सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब ये डिफिनिट शेप सॉलिड के जब हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसको कंपेयर करके हम बात कर रहे हैं, तो ये डिफिनिट सॉलिड का डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, एंड देन इसका नो डिफिनिट शेप बट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। एंड नाउ गैसियस, when we will discuss about gaseous state of matter, write the properties, then we write these properties, no definite shape and value, and also space in particles are maximum in the gaseous state of matter, and attraction force is minimum in the gaseous state of matter, and also flow in all direction, and gas will flow in all direction, which never see that where is high, मतलब where is high, where is low, and also minimum in the gaseous state moments are maximum in gaseous state, and they are most compressible, and they are also least density, they have least density and they are most compressible। अब इसको इंग्लिश में समझ लिया हो, हिंदी में समझ लीजिए, बाकी बच्चे नहीं समझ पाएंगे इन सबको। तो ये लिक्विड जो होता है, इस लिक्विड में इसका डिफिनिट शेप तो होता है, लेकिन डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट शेप नहीं होता है, और वॉल्यूम डिफिनिट होता है, और इसमें स्पेस जो होता है पार्टिकल्स का इंटरमीडिएट पाया जाता है, मतलब इससे ज़्यादा पाया जाए और इससे पाया जाए, इसमें स्पेस इन पार्टिकल्स के स्पेस, और आकर्षण की बात, करेक्शन फोर्स इससे पाया जाएगा और इससे ज़्यादा पाया जाएगा लिक्विड, और इसके ये फ्लोडिटी वो फ्लो करता है, मतलब लिक्विड फ्लो करता है हाई की तरफ, एंड जो इनके पार्टिकल्स के बीच में मोमेंट होता है, वो मोमेंट भी क्या होता है, वो मोमेंट भी इंटरमीडिएट होता है, इससे ज़्यादा इससे कम इनके बीच में मोमेंट पाया, दे आर लेस कंप्रेसिव, देखिएगा लेस कंप्रेसिव एंड डेंसिटी, इनका सॉलिड कम होता है। अब इसी तरह से कंपेयर करके आपका हो गया है, फ्लो नहीं करते हैं और इनका जो मोमेंट होता है मिनिमम होता है, ये लेस्ट कंप्रेसिबल होते हैं एंड इनकी डेंसिटी हाई होती है। देन यहाँ तक का ओवरव्यू जो काला चिट्ठा था वो पूरा खोल चुका हूँ, मतलब अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो क्लाइमेक्स अभी बाकी है भैया। अभी यहाँ पे स्टेट में चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं, चेंज इन स्टेट में कैसे चेंजेस होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें हैं। इसमें मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, कैसे केल्विन एंड सेल्सियस में चेंज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 2 में आएंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। और शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया होगा, अगर मतलब आपको कुछ भी समझ में आया होगा तो आप हमारा शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देन तब तक के लिए जय हिंद साथियों।